कि आज के वक्त में पैसे खर्च करके टीवी न्यूज चैनल्स और अखबारों में अपने मन के मुताबिक खबरें दिखाई या छपवाई जा सकती हैं। क्या टीवी चैनल के संपादक खबर चलाने के लिए एक उद्योगपति से पैसा मांग सकता है? बात कर लो, क्यों दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये इतना प्रोफेशनल हो गया कि सुभाष चंद्र। क्या दागी पत्रकारों पर कोई कड़ी कार्यवाही नहीं होती है? क्या चुनावी सर्वे में हेरफेर करने वाली कंपनियों के साथ मिलकर न्यूज चैनल किसी खास पार्टी या व्यक्ति को फायदा पहुंचा सकते हैं? क्या प्रचार के नाम पे पत्रकार आपसे पैसों की मांग करते हैं, आपकी छवि बनाने और बिगाड़ने का दावा करते हैं? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कौन कर रहा है खोखला? मीडिया के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश, पेड मीडिया का कलंक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया के लिए पेड न्यूज और भ्रष्टाचार क्या आत्मघाती साबित हो रहा है? जो मीडिया लोगों को सच्चाई दिखाकर जगाने का दावा करता है, क्या उस पर से जनता का भरोसा खत्म हो रहा है? राष्ट्रपति हो या फिर चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्थाएं मीडिया में फैले भ्रष्टाचार के मकर जाल को देश के लिए गंभीर खतरा बता रही हैं। क्यों और कैसे पेड मीडिया और पत्रकारों की हरकतों ने आज मीडिया को खुद अपने गिरेबान में झांकने के लिए मजबूर कर दिया है? इसी बुनियादी सवाल का जवाब खोज रही है हमारी खास पेशकश, पेड मीडिया का कलंक। क्या प्रिंट और टीवी मीडिया बिकाऊ है? क्या पत्रकार पैसा कमाने और मीडिया समूह के मालिकों को फायदा पहुंचाने के फेर में किसी भी हद को तोड़ने पर आमादा है? क्या देश में न्यूज चैनल्स और अखबार निष्पक्षता के बजाय व्यक्ति, पार्टी और बिजनेस को फायदा पहुंचा रहे हैं? मीडिया की विश्वसनीयता को लेकर जितने मुंह उतने सवाल, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये नौबत आई क्यों? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अट्ठाईस फरवरी 2014, पेड मीडिया पर राष्ट्रपति का बयान। देश में पैसे कमाने के लिए हदें तोड़ने वाले मीडिया की भूमिका से देश के राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी बेहद चिंतित नजर आए। राष्ट्रपति ने देश की मीडिया को नसीहत दी कि वो खुद ऐसा मैकेनिज्म बनाए जिससे मीडिया के अंदर फैले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। देखिए एक समारोह में हिस्सा लेते वक्त राष्ट्रपति ने पेड मीडिया को लेकर क्या कहा। ये चिंताजनक है कि मीडिया का कुछ हिस्सा पेड न्यूज को तरजीह देता है और पैसे कमाने के लिए मीडिया हाउस ऐसी मार्केटिंग रणनीति बना रहे हैं जो ठीक नहीं है। मीडिया को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे सेल्फ करेक्शन किया जा सके। मीडिया को राष्ट्र निर्माण में अपनी सही भूमिका अदा करनी चाहिए। सोचिए, देश के राष्ट्रपति भी देश के मीडिया की गिरती साख और हरकतों से परेशान हैं। 15वीं लोकसभा के आखिरी दिन सांसद नवीन जिंदल ने भी पेड मीडिया और उगाही वसूली कर रहे चैनल्स और संपादकों के खिलाफ संसद में सूचना और प्रसारण मंत्री से सवाल पूछे। और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब हम किसी को टीवी के ऊपर हम न्यूज दिखाने का हम लाइसेंस देते हैं, तो उनको हम न्यूज दिखाने का लाइसेंस देते हैं या उगाही का लाइसेंस हम देते हैं? दरअसल पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाएं और वारदातें हुई हैं जिसने आम लोगों के साथ साथ राष्ट्रपति तक को झकझोर कर रख दिया है। मीडिया को बदनाम करने वाले किस्से कई हैं, लेकिन एक वारदात ऐसी है जिससे टीवी न्यूज चैनल समेत पूरे देश में हड़कंप मच गया। दरअसल जी ग्रुप के 2 संपादकों और मालिक सुभाष चंद्रा पर उद्योगपति सांसद नवीन जिंदल से पैसा उगाहने की कोशिश के आरोपों ने पूरी मीडिया को सन्न कर दिया था। आरोप है कि साल 2012 में टीवी न्यूज का ऐसा चेहरा बेनकाब हुआ जो खबरों के माध्यम से अपराधियों की तरह वसूली के काम में जुटा था। 20 से 25 हो तो मालिक कहते हैं कोई बात नहीं, चलो इतना डर। 20 से 100 यार 5 टाइम्स।
क्या वो इन्होंने सबसे पहले आते यही बात ये कहा थी कि 20 करोड़ रुपए कर दो जी, मीटिंग के पहले भी यही बात थी। पर एनम मैं मान सकता हूँ, पर एनम ये फिगर 27 नवंबर 2012 जी समूह के 2 संपादक गिरफ्तार। संपादकों पर पैसे वसूलने की कोशिश का आरोप। सांसद नवीन जिंदल की कंपनी से 100 करोड़ उगाही की कोशिश का आरोप। जी ग्रुप के चैनल्स के मालिक हैं सुभाष चंद्रा। आरोप है कि कांग्रेस सांसद और जिंदल स्टील एंड पावर के मालिक नवीन जिंदल को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। उनके खिलाफ जी ग्रुप के चैनल्स पर चल रही खबरें रोकने के लिए 100 करोड़ रुपए की मांग की गई। ये कहा थी 20 करोड़ रुपए कर दो जी, मीटिंग के पहले भी यही बात थी। पर एनम मैं मान सकता हूँ, पर एनम ये फिगर लेकिन इस कोशिश को खुफिया कैमरे में कैद कर लिया गया, जिसे पूरे देश ने टेलीविजन चैनलों पर देखा। जनता भौचक थी और पत्रकार आत्म अवलोकन की बात कर रहे थे। जिन संस्थानों में ऐसा है, मेरा मानना है कि ये दोनों तरफ से चीज़ें होती हैं। मालिक जो हैं उनको पैसा चाहिए, और जो ऐसे पत्रकार जो इस तरह के काम में शरीक होना चाहते हैं, तो उनको ये लगता है कि हमें भी इसका लाभ मिलेगा, जो कि लाभ दिया जाता है। अगर आप किसी एक पत्रकार को कहते हैं कि आप हमारे लिए विज्ञापन लेके आइए, तो उसको ये कहा जाता है कि आप चूँकि ये काम आपका नहीं है, आप लेके आएंगे तो दूसरों को अगर हम 20% का कमीशन देते हैं, आपको हम 30 देंगे। ऐसी व्यवस्था कई अखबारों ने इस दिन से की हुई है। तो जो लेके आ रहा है उसको भी लालच है, और जो उसको लाने को कह रहा है उसका भी लालच है। सबसे बड़ी चुनौती साख की चुनौती है। इधर एक के बाद एक 2-3 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें संगीन आरोप लगे हैं वरिष्ठ मीडिया कर्मियों पर कि वो धोखाधड़ी कर रहे हैं और वो दबाव डाल करके ब्लैकमेलिंग करके पैसा उगा रहे हैं। ये बहुत संगीन बात है, क्योंकि मीडिया तो अपनी साख की रोटी खाता है। साख नहीं रहेगी तो फिर वो आप कितना ही उसको तड़क भड़क भरा बना लें, जनता आपका विश्वास नहीं करेगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में मीडिया को इसके बारे में ईमानदार चिंतन करना होगा। एक सांसद और उनकी कंपनी से उगाही करने की ये कोशिश देश देख चुका था। पहली बार ऐसा हुआ था कि स्टिंग करने वाले मीडिया का रिवर्स स्टिंग हो गया था, और इसके लिए बाकायदा पत्रकारों और आम लोगों ने सांसद नवीन जिंदल और कंपनी के लोगों को सराहा भी। समस्या बहुत गंभीर है। या तो मैं प्रिंट के बारे में भी बोल सकता हूँ, खासकर छोटे शहरों में जो और अखबार हैं, और टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स के भी कुछ केसेस हमारे सामने आए हैं। जी वाली मिसाल अभी ताज़ा है हमारे सामने, ठीक है, कोर्ट में केस है, लेकिन जो काम न्यूज़ चैनल्स को करना होता है स्टिंग का, वो भी पहले अदालत को बता कर कि यहाँ ज़रूरी है, वो काम जिस पर स्टिंग करनी थी उन्होंने करके दिखा दिया है। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आरोप लगा कि कथित कोयला घोटाले की आड़ में जी ग्रुप के चैनल्स एक उद्योगपति को डराने और पैसा वसूलने की कोशिश कर रहे थे। करीब 20 दिन तक जी के 2 संपादक जेल में रहे, और बाद में उन्हें जमानत मिली तो लगा कि मीडिया को दागदार करने वाले चेहरे अब संपादक नहीं रहेंगे। लेकिन जी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा ने उन्हें जेल से बाहर आने पर दोबारा जी ग्रुप के चैनल्स का संपादक बना दिया। इससे कुछ लोगों को लगा कि कहीं मालिक सुभाष चंद्रा भी अपने संपादकों के साथ पैसे उगाहने की साजिश में शामिल तो नहीं है। कुछ दिनों बाद साल 2013 में मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने अदालत में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की, तो लोगों की आशंका सही निकली। दिल्ली पुलिस ने भी जांच में माना कि सुभाष चंद्रा कांग्रेस सांसद और उनकी कंपनी से उगाही के खेल की साजिश में शामिल थे। आजकल तो पैसे का बोलबाला है पत्रकारिता में। आजकल प्रोपराइटर एडिटर्स का ज़माना है। आजकल फ्रीडम ऑफ द प्रेस नहीं है, फ्रीडम ऑफ द वर्किंग जर्नलिस्ट नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ द प्रोपराइटर है और फ्रीडम ऑफ द बिग एडवर्टाइज़र है। क्योंकि 5 रुपए का आप अखबार बेचते हैं और 15 रुपए आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो इसलिए आपको बड़ी सर्कुलेशन के चलते बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। उस नुकसान की भरपाई इश्तिहारों से होती है, और इश्तिहार जो है वो उद्योगपति देता है, बड़ा बिजनेसमैन देता है। और जिस तरह की इकॉनमी आज के दिन हमारी है, उसमें घपला भी यही लोग करते हैं। तो फिर कहाँ का प्रेस फ्रीडम और कहाँ की ईमानदार पत्रकारिता। हालांकि ये मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है और चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाना बाकी है, लेकिन सवाल आज कहीं ज्यादा बड़ा है।
गलतियों के बावजूद मीडिया में फैले भ्रष्टाचार को मिटाने को लेकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए? मीडिया में अराजकता का आलम ये है कि जी ग्रुप के आरोपी संपादक चोरी और फिर सीनाजोरी की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। पश्चाताप करना तो दूर, आए दिन जी ग्रुप के चैनल्स पर सांसद नवीन जिंदल के खिलाफ पुरानी खबरों को रिसाइकिल करके दिखाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे सांसद नवीन जिंदल के खिलाफ गलत प्रचार करना जी ग्रुप के चैनल्स का शौक बन गया है। लेकिन अब तक आत्म अवलोकन का दावा करने वाले मीडिया ने सेल्फ रेगुलेशन के नाम पर दोनों ही संपादकों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। शायद यही वजह है कि आम लोगों का भरोसा अब मीडिया से उठता दिख रहा है। हमें कोई ऐसी बॉडी बनानी चाहिए कि जो चेक्स एंड बैलेंसेस रखे, ताकि जर्नलिज्म में भी करप्शन कम से कम हो सके, आगे से करप्शन हो ही ना। मीडिया को अपनी क्रेडिबिलिटी बचाए रखने के लिए इससे बचना ही चाहिए। अगर विज्ञापन दिखाएं ना, संसाधन आज की तारीख में चाहिए, विज्ञापन को विज्ञापन कहकर दिखाएं, उनको न्यूज ना बनाएं। मीडिया के जर्नलिस्ट इन्वॉल्व इन द एक्सटॉर्शन, करप्शन आ रहे हैं जो समाचारों में, तो अब समय आ गया है कि मीडिया को एक कंस्टिट्यूट, एक रेगुलेटरी बॉडी बना दिया जाए और उस रेगुलेटरी बॉडीज के कुछ नियम हों, उनके तहत मीडिया काम करे। क्या सिर्फ आत्म अवलोकन की बात करके ही मीडिया पर लगे दाग धुल जाएंगे? लोगों का मानना है कि पेड मीडिया के कलंक को मिटाने के लिए ठोस कोशिशें करनी होंगी। जनता को आईना दिखाने वाले मीडिया को अब जनता आईना दिखा रही है। फोकस टीवी ब्यूरो, दिल्ली। 15वीं लोकसभा के आखिरी दिन सांसद नवीन जिंदल ने सरकार से पूछा कि वसूली और बड़े नेताओं और उद्योगपतियों को लूटने में लगे पत्रकारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। सरकार ने 2012 में जी न्यूज के खिलाफ दर्ज हुए मामले के बाद पेड मीडिया के खिलाफ कार्रवाई और आरोपी चैनल्स के लाइसेंस रद्द करने जैसे कदम उठाने की बात कही थी। जरा तफसील से सुनिए संसद में क्या कहा था सांसद नवीन जिंदल ने। देश में लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 9 चरणों में होने वाले चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। लेकिन पेड मीडिया को लेकर चुनाव आयोग भी फिलहाल खासा चिंतित नजर आ रहा है। आशंका है कि पहले भी राजनीतिक तौर पर प्रत्याशियों का प्रचार करने के नाम पर या फिर उनके खिलाफ खबरें दिखाकर न्यूज चैनल्स एक बार फिर पैसा कमाने के काम में न लग जाएं। आशंका इसलिए भी है क्योंकि चुनाव से 2 साल पहले सांसदों से पैसा वसूलने की कोशिश में जी न्यूज जैसे चैनल्स और उनके मालिक सुभाष चंद्रा पर आरोप लग चुके हैं। पेड मीडिया अपराध है। चुनाव आयोग ने की कानून मंत्रालय से सिफारिश, पेड मीडिया को कानूनी अपराध समझा जाए। 5 मार्च 2014 को चुनावों की तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव आयोग चाहता है कि पेड मीडिया को चुनावी अपराध की संज्ञा दी जाए। चुनाव आयोग का कहना है कि फिलहाल देश में चुनाव के दौरान पेड मीडिया को कंट्रोल करने को लेकर कोई ठोस कानून नहीं है। Paid news has 3 aspects. 1, paid news by print media, paid news by electronic media, paid news used by the candidates. The Election Commission has control over the candidates. We have our monitoring committees at district level as well as at state level. We identify paid news right at the moment, since there is no law declaring paid news an electoral offence. We have already made a proposal to the Law Ministry for declaring it as an electoral offence. What is available with that is from expenditure angle. We deal with it as an expenditure item. जाहिर है जब तक लोग जिस मीडिया को नेताओं और पुलिस से ज्यादा ताकतवर समझते थे, उनकी हरकतों और कारनामों से संवैधानिक संस्थाएं हैरान और चिंतित हैं। साल 2012 में जी के 2 संपादकों की गिरफ्तारी और मालिक सुभाष चंद्रा से पूछताछ के बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी पूरे मामले पर ठोस कार्रवाई की वकालत की थी और हैरानी भी जताई थी। मगर इसका एथिकल एस्पेक्ट भी तो है ना, सिर्फ लीगल एस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि ये तो बड़ी गलत चीज़ है कि आप पैसा लेके दिखा रहे हैं समथिंग एज न्यूज़, जो कि इनफैक्ट उसके लिए पैसा लिया है। तो ये इस पे ज़रूर डिस्कशन होना चाहिए, रेगुलेशंस बनने चाहिए ताकि ये प्रथा बंद हो। ये बहुत वाइड स्प्रेड है।
जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा और 2 संपादकों के आरोपी बनने के बाद सरकार ने भी मीडिया को हद में रहने की नसीहत दी थी। सरकार ने इशारों ही इशारों में कहा था कि वो नहीं चाहती कि मीडिया पर सरकार नियंत्रण करने के लिए कोई व्यवस्था करे। मीडिया को खुद अपने अंदर की गंदगी साफ करनी चाहिए। सरकार के पास ये अख्तियार है एक लाइसेंसर होने के नाते कि अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी हो तो सरकार अपने अख्तियार का उपयोग कर सकती है। लेकिन महीनों पहले की गई ठोस कार्रवाई की बात अब भी कार्रवाई ही है, कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। इस बीच मीडिया के और कई चेहरों पर आरोप लग चुके हैं। आम जनता के बीच ये धारणा तो बनती ही जा रही है कि हम किसी भी स्तंभ पर पूर्णतः विश्वास नहीं कर सकते। ये जो अवधारणा बन रही है लोकतंत्र के लिए अच्छा द्योतक नहीं है। हाँ, मतलब मीडिया इज जस्ट ए मीडियम, तो जो हो उसको डायरेक्टली ना दिखा के उसको एक बायस्ड एंगल से किसी भी चीज़ को आप अच्छे तरीके से भी दिखा सकते हैं, बुरे तरीके से दिखा सकते हैं। तो आई थिंक कि अभी एक ही न्यूज़ को अलग अलग चैनल में अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है, डिपेंडिंग ऑन चैनल का एफिलिएशन किधर है। जाहिर है समाज को जगाने और लोगों की भलाई के लिए काम करने का जो दावा मीडिया चैनल्स करते रहे हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि तालाब की कुछ सड़ी और खराब मछलियां पूरे तालाब के लिए बदनामी का सबब साबित होती हैं। फोकस टीवी ब्यूरो, दिल्ली। और पेड न्यूज के इस गंभीर मसले को सांसद नवीन जिंदल ने संसद में उठाया था। सर 18 दिसंबर 2012 को यहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और लाल सिंह जी ने यहाँ पर संसद के अंदर मामला उठाया था कि किस तरह से मीडिया चैनल्स जो है पेड न्यूज चलाते हैं और किस तरह से जो है वो उगाही करने के चक्कर में एक्सटॉर्शन करते हैं। और उसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा था, माननीय मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उन्होंने कहा था, आई कोट, कि हमारी सरकार में एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की बैठक है और हम ये मानते हैं कि इस मामले को अपने संज्ञान में लेंगे और अपने विवेक के अनुसार जो भी उचित लगेगा किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो अध्यक्ष जी, उसकी बात को 1 साल से ज्यादा हो गया है और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब हम किसी को टीवी के ऊपर हम न्यूज दिखाने का हम लाइसेंस देते हैं तो उनको हम न्यूज दिखाने का लाइसेंस देते हैं या उगाही का लाइसेंस हम देते हैं? अगर हम जब पुलिस भी जब किसी को बंदूक का लाइसेंस देती है और अगर वो कोई भी व्यक्ति अगर अपनी बंदूक का अगर गलत इस्तेमाल करता है तो उसकी बंदूक छीन ली जाती है, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। लेकिन जो न्यूज चैनल्स हैं वो गलत न्यूज दिखाते रहते हैं, लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या इज्जत महिलाओं की होती है? क्या पुरुषों की इज्जत नहीं होती? क्या अगर हमारी कोई इज्जत के साथ खिलवाड़ करे और रोज रोज अगर हम हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करे तो क्या उसके ऊपर सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जहां पर पूरा का पूरा सबूत भी हो? तो इस मामले में जो है मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और 1 साल से भी अधिक हो गया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई जो है करने में जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए अध्यक्ष जी, हमें न्याय मिलना चाहिए इसके ऊपर कि कोई जहां पर प्रूफ हो कि जहां पर कोई मीडिया चैनल जो है पैसे की उगाही के लिए जहां पर दूसरों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए अध्यक्ष जी। पेड मीडिया के कलंक की कहानी आगे बढ़े उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं पेड मीडिया को लेकर कुछ खास हस्तियों की खास बातें। भारत में पेड मीडिया लोकतंत्र को कमतर समझ रहा है। बात अब पत्रकारों और मीडिया हाउस की गड़बड़ियों से कहीं आगे निकल चुकी है। पेड मीडिया कहीं ज्यादा संगठित हो रहा है। मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के फैसले से दुखी हूं, जिसने पेड मीडिया को लेकर मुख्य और सब कमेटी की रिपोर्ट को साथ में नहीं देखा है। इन रिपोर्ट्स में सभी गुनहगारों का जिक्र है। सेल्फ रेगुलेशन की बातें मीडिया में फैले भ्रष्टाचार के आंशिक समाधान जैसा है। अगर सरकार और मीडिया हाउस चाहते हैं कि देश में मीडिया की साख बची रहे तो उन्हें ठोस प्रभावी नियम बनाने होंगे। आखिर पत्रकार और मीडिया हाउस रेगुलेशन और गाइडलाइंस का विरोध क्यों करते हैं? ऐसा देखा गया है कि कुछ मीडिया समूहों के एडवर्टाइजर से वित्तीय और शेयर होल्डर्स जैसे रिश्ते हैं। ऐसा होने पर मीडिया कुछ लोगों के लिए पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों से समझौता कर सकता है। गैर कानूनी कामों की पोल खोलने वाला मीडिया आज खुद सवालों के घेरे में है, लेकिन इन आरोपों के पीछे एक नहीं बल्कि कई घटनाएं जिम्मेदार हैं। देखिए उन्हीं में से कुछ चुनिंदा वारदातें जिनसे मीडिया की छवि पूरी तरह से सवालों के घेरे में है।
सितंबर 2013 जी 24 घंटालू के खिलाफ केस दर्ज। चैनल पर गलत खबर चलाने और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। जी 24 घंटालू आंध्र प्रदेश का तेलुगु समाचार चैनल। 24 घंटे प्रादेशिक खबरें दिखाने वाले इस चैनल पर संगीन आरोप लगे। चैनल पर गलत खबर का प्रसारण कर एक समुदाय के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा। जी 24 घंटालू पर हैदराबाद ओल्ड सिटी में रहने वाले धर्मगुरु हबीब मुस्तफा इद्रूस बाबा और आंध्र प्रदेश के डीजीपी वी दिनेश रेड्डी की छवि खराब करने की भी आरोप लगे। धर्मगुरु के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने जी 24 घंटालू के खिलाफ आईपीसी की धारा 295A, 500 और 505 के तहत केस दर्ज कर लिया था। नवंबर 2010 राडिया टेप्स खुलासा, कई पत्रकार बेनकाब। नवंबर 2010 में पूरे देश में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के टेप का विवरण एक अंग्रेजी पत्रिका में छाप दिया गया। पत्रिका ने खुलासा किया कि कई बड़े नामी बिजनेस घरानों की करीबी और कई बड़े पत्रकारों की दोस्त राडिया के 300 घंटों के फोन इनकम टैक्स विभाग ने रिकॉर्ड किए हैं। टेप्स 2008-2009 में रिकॉर्ड किए गए। टेप्स में बड़े पत्रकारों की नीरा राडिया से बातचीत का पूरा ब्यौरा भी है, जिसमें राडिया 2009 के चुनावों के बाद एक बार फिर से ए राजा को टेलीकॉम मंत्री बनवाने की बात कुछ पत्रकारों से कर रही थी। इन टेप से साबित हो गया कि देश के कुछ बड़े टीवी पत्रकार मंत्रियों को दोबारा कुर्सी दिलाने के लिए भी पैसे लेकर लॉबिंग की फिराक में थे। 2G घोटाले के सामने आने के बाद मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है, लेकिन दिल्ली के बड़े पत्रकारों के दामन पर लगे दाग अभी तक नहीं धुल पाए हैं। नवंबर 2011 अंग्रेजी अखबार की महिला पत्रकार गिरफ्तार। साल 2011 में उस वक्त पूरे देश में हड़कंप मच गया जब 2 मोटरसाइकिल सवारों ने एक सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ज्योतिर्मय डे की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले की पुलिस जांच में पता चला कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के कहने पर यह हत्या हुई और इस हत्या में एक अंग्रेजी अखबार एशियन एज की डिप्टी ब्यूरो चीफ जिग्ना बोरा का भी हाथ था। आरोप लगा कि जिग्ना ने पैसों के लालच और डॉन के डर से जर्नलिस्ट ज्योतिर्मय डे के फोन नंबर और लोकेशन की जानकारी छोटा राजन तक पहुंचाई, जिसके आधार पर 56 वर्षीय जेडे की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मकोका के तहत जिग्ना को गिरफ्तार किया और फिर उसे कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि कई महीनों बाद जिग्ना को अदालत से जमानत मिल गई। जुलाई 2012 टीवी पत्रकार गौरव ज्योति गिरफ्तार। 9 जुलाई 2012 को गुवाहाटी के जीएस रोड पर एक पब के बाहर जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक किशोर उम्र की लड़की के साथ सरेआम कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की। आरोप लगा कि इस छेड़छाड़ के लिए स्थानीय टीवी पत्रकार गौरव ज्योति न्योग और एक कैमरामैन ने भीड़ को उकसाने का काम किया था। गौरव पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 294 और 509 के तहत केस दर्ज किया, जिसके बाद उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। गौरव ने बाद में कबूल किया कि वो भीड़ को इसलिए उकसा रहा था ताकि छेड़छाड़ के फुटेज के जरिए ज्यादा टीआरपी हासिल की जा सके। जाहिर है ये तमाम मामले दिखाते हैं कि किस तरह पैसों के लिए और जल्दी मशहूर होने के लिए कुछ पत्रकार गलत राह पर चल दिए, लेकिन मामले उजागर होने के बाद कानून के शिकंजे में आ गए। सवाल ये है कि क्या सिर्फ सेल्फ रेगुलेशन की बात करके मीडिया साख पर उठ रहे सवालों के जवाब ढूंढ पाएगा? मीडिया की जवाबदेही कौन तय करेगा? एसआईटी ब्यूरो, फोकस टीवी। पेड मीडिया के नाम पर भारतीय पत्रकारिता के दामन पर यूं तो कई दाग लग चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित जी न्यूज के चैनल की वसूली की कहानी मीडिया पर सबसे बड़ा धब्बा साबित हुई। माना जा रहा है कि अदालत में चल रहे इस मामले में जल्द ही सुभाष चंद्रा और जी के 2 संपादकों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। उद्योगपति और सांसद नवीन जिंदल से 100 करोड़ रुपए की उगाही की कोशिश के मामले में जी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा और जी के 2 संपादकों के खिलाफ जल्द ही कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। फरवरी 2014 में मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया, जी ग्रुप के खिलाफ चल रहे केस में जांच का स्टेटस 4 हफ्तों में बताएं। निचली अदालत में चार्जशीट दायर करने से पहले हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे पुलिस। दरअसल हाल ही में दिल्ली के सेशन कोर्ट ने जी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा और 2 संपादकों के खिलाफ पुलिस की जांच को मौजूदा समय में सही बताते हुए मामले को लेकर सीएमएम कोर्ट की टिप्पणियों को गलत बताया था। सेशन कोर्ट ने फैसले के खिलाफ
जी न्यूज के मौजूदा संपादक सुधीर चौधरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। आपको बता दें कि ये वही सुधीर चौधरी हैं जो जी बिजनेस के संपादक समीर अहलूवालिया के साथ साल 2012 में जेल की हवा खा चुके हैं। मीडिया की साख को दागदार करने वाले इस मामले को समझने के लिए कुछ तथ्यों को समझना जरूरी है। आरोप है कि साल 2012 में कथित कोयला घोटाले में सांसद नवीन जिंदल और उनकी कंपनी के शामिल होने का पहले टीवी पर हल्ला मच गया और फिर जी ग्रुप के चैनल्स पर खबरें प्रसारित कर और फिर उन्हें रोकने के नाम पर सांसद जिंदल से सौदेबाजी करने और उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। 2 अक्टूबर 2012 में जी के संपादकों और मालिक सुभाष चंद्रा के खिलाफ एफआईआर, 30 जुलाई 2013 को दिल्ली पुलिस ने जी ग्रुप के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दायर की। चार्जशीट में आरोपियों को आईपीसी की धाराओं 120B, 420, 384 और 511 के तहत आरोपी बनाया गया। अभी तक की पुलिस जांच इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि सांसद नवीन जिंदल से 100 करोड़ रुपए की उगाही की कोशिश के मामले में जी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा जी के 2 आरोपी संपादकों के साथ लगातार संपर्क में थे। 30 जुलाई 2013 को अदालत में दायर की गई चार्जशीट के मुताबिक खुद सुभाष चंद्रा ने ही कथित कोयला घोटाले को लेकर कांग्रेस सांसद की कंपनी के खिलाफ जी के एक संपादक को ज्यादा से ज्यादा खबरें इकट्ठी करने के लिए कहा था। चार्जशीट के मुताबिक पुलिस जांच में भी ये सामने आया। 24 फरवरी 2012 को जिंदल स्टील एंड पावर के खिलाफ स्टोरी की योजना जी बिजनेस के संपादक समीर अहलूवालिया ने जी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा को ईमेल के जरिए भेजी थी। 25 फरवरी 2012 को ईमेल का जवाब देते हुए सुभाष चंद्रा ने समीर अहलूवालिया को कंपनी के खिलाफ और ज्यादा खबरें इकट्ठी करने के लिए कहा। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक साल 2012 के शुरुआती महीनों में ही कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल को बदनाम करने की योजना बनाई जा रही थी और ये सब हो रहा था जी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा के कहने पर। इसलिए दिल्ली पुलिस ने सुभाष चंद्रा को भी चार्जशीट में मुख्य आरोपी माना है। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक जी ग्रुप के चैनल्स ने 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर और 24 सितंबर से 26 सितंबर 2012 के बीच कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर जिंदल स्टील एंड पावर के खिलाफ खबरें दिखाई। तो बेहतर तो यही है कि मीडिया खुद जो है अपने गिरेबान के अंदर झांक के जो खामियां हैं, जो खराब चीज़ें हैं, उनको सुधारने की कोशिश करें। बाहर से अगर ये प्रयत्न किया जाए, कोशिश की जाए सरकार की ओर से खास तौर पे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मीडिया फ्रीडम, मीडिया आज़ादी को ख़त्म कर देगा। तो बेहतर ये है कि जो भी बुराइयां हैं, और बुराइयों की कोई कमी नहीं है मीडिया इंडस्ट्री के अंदर। गौर करने वाली बात यह है कि जिंदल स्टील एंड पावर के खिलाफ गलत खबर तो दिखाई गई, लेकिन उगाही की बातचीत शुरू होने पर खबर दिखाना रोक दिया गया। यानी जी ग्रुप ने 13 सितंबर से 24 सितंबर 2012 के बीच उगाही की बातचीत जारी रहने पर जिंदल स्टील एंड पावर से जुड़ी कोई खबर नहीं दिखाई। उगाही की बातचीत नाकाम रहने पर जी के चैनल्स ने फिर से 24 सितंबर से जिंदल स्टील एंड पावर के खिलाफ खबरें चलानी शुरू कर दी। लोगों को आज भी जी न्यूज का ये कारनामा अच्छी तरह से याद है। शायद यही वजह है कि लोग अब मीडिया पर रेगुलेशन की वकालत भी कर रहे हैं। भारत की मीडिया न्यूट्रल नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये बेस्ट मीडिया है। इंटायर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, इंटायर जो है प्रिंट मीडिया कैपिटलिज्म का शिकार है। अगर मीडिया सही मानों में ईमानदार हो जाए तो हम समझते हैं कि इससे अच्छा प्रोफाइल और इससे अच्छा जॉब नहीं हो सकता है और इससे अच्छा मार्गदर्शक नहीं हो सकता। इस पूरे मामले में अब ये देखना है कि मीडिया की साख को बट्टा लगाने वालों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पर संज्ञान कब लिया जाता है और कानूनी प्रक्रिया कब शुरू होती है। SIT ब्यूरो, फोकस टीवी। और अब देखिए मीडिया की गिरती साख और उसमें पारदर्शिता को लेकर देश के आम और खास लोगों का क्या सोचना है। और मीडिया के अंदर भी कुछ भ्रष्टाचारी बैठे हैं, मीडिया के अंदर भी कुछ लोगों ने पैसे खा रखे हैं। मीडिया जो है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो अभी तक कहीं से कुछ किंतु परंतु नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अब अंकुश लगाने की जरूरत है। किसी भी चीज पे नियंत्रण तो होना चाहिए, बिना नियंत्रण के कोई भी काम जो है वो सही नहीं होता है। देख लीजिए मीडिया के डार्लिंग लोग जो हैं अभी रैली करने वाले हैं, उसका अभी से कितना प्रचार है, हम लोग कर आए, उसको दिखाया नहीं। दिक्कत आज ये है कि किस पे भरोसा करें और किस पे ना करें, क्योंकि TRP के चक्कर में, टोटल TRP के चक्कर में एक न्यूज़ चैनल जो न्यूज़ दिखा रहा है वही न्यूज़ दूसरे न्यूज़ चैनल को दिखाना पड़ रहा है
कवरेज को मद्देनजर रखते हुए। मीडिया का भी एक धर्म है, मीडिया वास्तव में मीडिया है। मीडिया प्लेयर बनने लगता है और प्लेयर भी कई बार वेस्टेड इंटरेस्ट में बनने लगता है कि किसी व्यक्ति से उसको पेमेंट हो गई है और उसके फेवर में वो लिखता है। कई बार बहुत हैरानी होती है, एक ही अखबार के एक ही पन्ने पर 3 कैंडिडेट किसी क्षेत्र में है और तीनों के बारे में लिखा होता है, तीनों जीतेंगे। भी बहुत सारे ऐसे ईमानदार पत्रकार हैं, ईमानदार एडिटर्स हैं जो ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हैं, न्यूट्रल निष्पक्ष तरीके से अपना अखबार, अपना चैनल चलाना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर जबरदस्त तरीके से दबाव है, भयानक दबाव। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम पेड मीडिया का कलंक। नमस्कार।